बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडोमियन डिकम्पोजिशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमने एडोमियन का जो प्रोसीजर है उसको फॉर्मुलेट किया है, इस तरह से हम लोग एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें। हमारी एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि u ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 + 0 to x u ऑफ t dt। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बात बता दूं कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम लोग नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड को डिस्कस करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है या नहीं। सबसे पहले आप देखें कि अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन है, इसका मतलब कि ये इंटीग्रल इक्वेशन है। दूसरी बात कि वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन भी है, आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी है, इसका मतलब कि ये हमारे पास सेकंड काइंड है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो हमारे पास f ऑफ x है वो यहाँ पे 0 नहीं है बल्कि 1 है, कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x मौजूद है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस भी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। जैसा कि हम जानते हैं कि u नॉट ऑफ x हमने कहा था कि f ऑफ x के इक्वल होगा। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम u नॉट ऑफ x होता है और उसको हम लोग कहते हैं कि वो f ऑफ x के इक्वल है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास f ऑफ x क्या है 1, तो यहाँ पे u नॉट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 1। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस कि हमारे पास u नॉट ऑफ x की वैल्यू जो है वो f ऑफ x के इक्वल होती है और इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास f ऑफ x जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग n को 0 रखते हैं, वो u नॉट ऑफ x की वैल्यू होती है जो कि f ऑफ x के इक्वल होती है, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन में मौजूद होता है। उसके बाद हमने n को जब 1 रखना है तो n u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इस u नॉट ऑफ x की वैल्यू को यूज़ करेंगे, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ t। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इसी तरह से हम अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, यही प्रोसीजर हम अपने क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो टर्म आपके पास लास्ट पे आई होगी उसी को आपने यूज़ करके उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड कर लेनी है। उसी फार्मूले की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे ये फार्मूला इस तरह से राइट कर दिया है। अब हमने लास्ट पे जो है n को 0 लिया था, तो यहाँ पे हम n को 0 रखेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे तो ये u1 ऑफ x बन जाएगा। राइट हैंड साइड में जो आपका फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल u n t, ठीक है। आप लोगों ने n को 0 लिया था तो यहाँ पे आप n को 0 रखेंगे और u नॉट ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि u नॉट ऑफ t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास जो अभी आपने वैल्यू फाइंड की है u नॉट ऑफ x की, उसके अंदर जहाँ जहाँ x है उसको आपने t से रिप्लेस कर देना है, तो आपका u नॉट ऑफ t बन जाएगा। अब हमारे केस में यहाँ पे जो इसका आंसर आया वो सिर्फ और सिर्फ 1 आया है, इसीलिए 1 जो है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद लेमडा आपके पास यहाँ पे 1 है तो वो लेमडा यहाँ पे 1 रहेगा। नल हमारे पास इक्वेशन में ही मौजूद नहीं है तो यहाँ पे भी हमारे पास एब्सेंट ही रहेगा, ठीक है। आपका जो फार्मूला है वो अब कुछ इस तरह से बन गया है। u नॉट ऑफ t की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 हमने पुट कर दी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, 1 जो है वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। dt की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t होती है फ्रॉम 0 to x। अपर लिमिट पुट करने पे आपको x मिलेगा, लोअर लिमिट पुट करने पे आपको 0 मिलेगा और x आपका u1 ऑफ x का आंसर है। देखिए तो जो आपको आंसर मिला है उसके अंदर x वाली टर्म मौजूद है जो कि t से रिप्लेस हो सकती है, तो आपने यहीं पे u1 ऑफ t फाइंड कर लेना है जो कि t आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये u2 ऑफ x बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास u1 ऑफ t आ जाएगा। अब u1 ऑफ t कौन सा है जो आपने अभी फाइंड किया है, इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे और अपनी इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। दोबारा से बात मैं रिपीट कर दूं कि लैम्डा यहाँ पे 1 है, कर्नल हमारे क्वेश्चन में ही एब्सेंट है, इसलिए वो यहाँ पे भी एब्सेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे t की इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड और साथ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। जैसे ही हम 1/2 को बाहर लेके जाएंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, आपका u2 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग पहले सारे आंसर्स फाइंड कर लेंगे, सारी टर्म्स को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम उनको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो वो एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। हमें एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड से जो आंसर मिलता है वो सीरीज फॉर्म में मिलता है। u नॉट ऑफ x का आंसर 1 था, u1 ऑफ x का आंसर x था, u2 ऑफ x का आंसर x²/2 है। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब कितने कंपोनेंट्स की हमने वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आपने तब तक वैल्यू फाइंड करनी है जब तक आपको सीरीज का पता ना चल जाए, ठीक है, कि ये कौन सी सीरीज है। जैसे अगर आपको यहाँ तक पता लग गया है कि ये सीरीज जो है वो इस चीज की सीरीज है तो फिर आप अपनी
वैल्यूज फाइंड करना स्टॉप कर दें। लेकिन अगर आपको अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये किस चीज़ की सीरीज है, तो फिर आप नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करके देख लें कि उसका आंसर क्या आता है, और देखें क्या आपको उधर से पता चलता है कि नहीं कि आपकी सीरीज किस चीज़ की है। ठीक है, कि फाइंड करनी है वो डिपेंड करता है कि आपको सीरीज की पहचान हो गई है या नहीं। अगर तो पहचान आपको हो गई है तो आप अपनी वैल्यूज को 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीरीज की पहचान नहीं हुई तो आप 3 या 4 वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटीग्रेशन सिंपल सी है, ट्रिकी नहीं है, तो आप 3-4 इजीली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। उसको सीरीज फॉर्म में लिख के आप चेक करेंगे कि ये किस चीज़ की सीरीज है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने 1.7 के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज को पहचान सकते हैं कि ये किस फंक्शन की सीरीज है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। उसके अंदर मैंने डीपली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस फंक्शन की सीरीज है। ठीक, लेकिन अभी भी मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि हम किस तरह से किसी सीरीज को पहचान सकते हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये सीरीज किस फंक्शन की है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल की। अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है। हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। ठीक है, ये बात तो हमारी पक्की होगी कि ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। बाद आपने देखना है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में हम लोग क्या लिखेंगे। तो पावर में वो चीज आती है जो उसके साथ लिखी होती है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब x इसकी पावर में आएगा। ठीक, यहाँ पे -x है तो पावर में फिर -x आया। यहाँ पे -x² है तो पावर में -x² आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात जो इसकी निशानी है वो ये है कि आपके पास जो सीरीज की टर्म्स हैं उनके अंदर जो x की पावर है वो 0 से लेके अप टू सोन इन्फिनिटी चलती है। यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3, 4 अप टू सोन इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। कुछ केस में ऐसा होगा कि आपके पास पावर जो है वो डिफर कर सकती है, बिकॉज कि आपने जो चीज़ आपने ली है वो x² है। तो जाहिर सी बात है x² वाले के लिए आपके पास जो पावर्स आएंगी वो फिर इवन की बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल बात करें तो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है पावर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ से हमें इन 3 बातों से पता चल गया कि ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है और इसकी पावर में यहाँ पे x आएगा, और यहाँ से हमने अपनी सीरीज को सिंपली एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करके अपने आंसर को फाइंड कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। u(x) इज इक्वल टू x प्लस 0 to x t माइनस x u(t) dt। सबसे पहले आप इंटीग्रल इक्वेशन को देखें। यहाँ पे आपके पास ये नॉन होमोजीनियस भी है, वोल्टेरा भी है, और साथ साथ यहाँ पे कर्नल भी मौजूद है। तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास इक्वेशन में कर्नल आ जाए तो आप किस तरह से एडोमियन से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो u(x) होता है, जिसकी वैल्यू f(x) के इक्वल होती है। हमारी इक्वेशन के अंदर जो f(x) है वो x के इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास u(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। अब u(x) को जब आप इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, u(t)। का आंसर क्या आएगा, t। अब जैसे ही आपने n को 1 रखा तो यहाँ पे आपके पास u(t) आ जाएगा। लैम्डा हमारे पास 1 है और कर्नल हमारे पास t माइनस x मौजूद है। u(t) की वैल्यू आपने पुट करनी है t। अब t जो है वो अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब वो t से मल्टीप्लाई होगा तो t² बन जाएगा, जब वो x से मल्टीप्लाई होगा तो वो xt बन जाएगा। सेकेंड बात की जो इंटीग्रेशन है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, इस वजह से हमने इसको सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे पावर में एक ऐड होगा उससे डिवाइड, सेम यहाँ पे पावर में एक ऐड होगा उससे डिवाइड, लेकिन जो x है x यहाँ पे एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। बाद आप लोग अपनी लिमिट्स पुट करेंगे t वाली टर्म्स के अंदर। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो x³ 3 बन जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो x² 2 बन जाएगा। बाद हमने क्या किया है कि अगर आप लोग देखें तो ये जो दोनों टर्म्स है हमारे पास ये x³ की है, ये भी x³ है और ये भी x³ है। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे हमें आंसर जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। इसमें से हम प्लस माइनस करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मैंने 6 को फैक्टोरियल की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि सीरीज जो है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में होती है, तो बेहतर यही है कि आप अपनी वैल्यूज फाइंड करते वक्त ही उनको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, अब जो 6 है यहाँ पे वो 3 का फैक्टोरियल होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको 3 का फैक्टोरियल जो है वो लिख दिया है। यहाँ से आपके पास u(1)(x) की वैल्यू क्या आ गई है, -x³ 3 इसी तरह u(1)(t) की वैल्यू क्या होगी, -t³ 3 ठीक है, जो कि हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए पुट करेंगे। u(2)(x) की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लैम्डा 1 है, कर्नल हमारे पास इस तरह से है, और u(1)(t) की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं। यहाँ पे जो ये टर्म है ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और इंटीग्रेशन जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये t4 बन जाएगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आपने माइनस प्लस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि माइनस प्लस जो है वो इस
कैलकुलेशन के अंदर बहुत मायने रखते हैं और इसकी वजह से आपके पास जो सीरीज़ है उनका आंसर डिफरेंट आता है और फिर आपके पास उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर ये पहचानना कि ये किस चीज़ की सीरीज वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 1/3 फैक्टोरियल जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको हम बाहर ले गए, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से x/3 फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, क्यूब की पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, फ्रॉम 0 to x हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट होंगी सिर्फ और सिर्फ t वाली टर्म के अंदर, तो यहाँ पे x की पावर 5 आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से 120 हमारे पास 5 का फैक्टोरियल होता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको 5 का फैक्टोरियल मेंशन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तमाम टर्म्स को जो आपने फाइंड की है उनको एक सीरीज फॉर्म में लिख देना है, उनको आपस में सम करके लिख देना है। तो हमारे पास u0 की वैल्यू x थी, u1 की वैल्यू -x³ 3 थी, u2 की वैल्यू बस x5/5 फैक्टोरियल आई है। आपने प्लस माइनस के साइन को जो है मिस नहीं करना, जो साइन जैसा है आपने उसको वैसे ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा ये सीरीज जो है वो साइन की है। सबसे पहली बात ये कि जो इसकी पावर है यहाँ पे ओड है, तो जब पावर्स आपके पास ओड होती हैं तो वो फिर साइन की सीरीज होती है। दूसरी बात ये कि साइन की सीरीज के अंदर जो साइन है वो अल्टरनेटिव होते हैं। इसके अलावा जो साइन की सीरीज है वो एक्स से स्टार्ट होती है। एक्सपोनेंशियल की सीरीज भी एक्स से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके अंदर जो एक्स की पावर है इवन ओड दोनों होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ई की पावर एक्स के अंदर हमारे पास साइन जो है वो प्लस का होता है, तो इस वजह से ये जो सीरीज है ये एक्सपोनेंशियल की नहीं है, ये साइन की सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो ओड है, साइन अल्टरनेटिव है, जो स्टार्ट हो रही है सीरीज वो एक्स से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 1.7 एक्सरसाइज में मैंने इन तमाम बातों को डीपली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप किसी भी सीरीज को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लैम्डा हमारे पास 1/2 है, कर्नल हमारे पास t है, जो फंक्शन ऑफ x है हमारे पास वो 6x - x³ है। सबसे पहले हम u0 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि f के इक्वल है। उसके बाद हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ t में लिखेंगे अपनी वैल्यू u1 फाइंड करने के लिए। लैम्डा हमारे पास 1/2 रहेगा, कर्नल t आ जाएगा, u0 की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसको t से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपको क्लियर कर दूँ कि जो 1/2 है वो इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उस दफ़ा कैलकुलेशन में मिस हो जाती है, हम उसको सिर्फ पहली वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो 1/2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 जो है वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, t की पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, इसी तरह यहाँ पे पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये x का क्यूब बन जाएगा, ये x की पावर 5 बन जाएगी। अब जो 1/2 है वो बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन के बाद 2 बच गया था, 2 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा और यहाँ पे जो 5 है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास u1 का आपने u1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t लिखनी है ताकि आप u2 की वैल्यू फाइंड कर सकें। लैम्डा हमारे पास 1/2 रहेगा, कर्नल हमारा t रहेगा, u1 की वैल्यू आप यहाँ से जो है इन टर्म्स ऑफ t में लिख के यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद t जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, इनको हम सेपरेट कर देंगे, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, और लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद 1/2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 70 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 140 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा। u2 की वैल्यू आ चुकी है, आप इन तमाम टर्म्स को सम करके लिखेंगे। u0 की वैल्यू आपके पास 6x - x³ है, u1 की वैल्यू आपके पास x³ - x5/10 है, u2 की वैल्यू आपके पास x5/10 - x7/140 है। अब आप लोग देखें तो जो ये -x³ है ये +x³ से कैंसिल हो रहा है, -x की पावर 5/10 जो है वो इस प्लस से कैंसिल हो रहा है और जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो अगली टर्म से कैंसिल होगी। ये बात ऑब्वियस है, अगर आप लोग नेक्स्ट टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। हमें यहीं से पता चल रहा है कि हर टर्म अगली टर्म से कैंसिल होगी, इसका मतलब कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 6x ही है।